कड़ी धूप घनी छाँव। आज प्रस्तुत है श्री आफाक अहमद का लिखा ये नाटक कड़ी धूप घनी छाँव। तोते, हाँ मैना। कुछ बात करो जो ये दिन ढले। आप बीती कहूँ या जग बीती? इस दुनिया में जिसको देखो अपना दुखड़ा रोता नजर आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अपना राग मत अलापो, जग बीती को हो जो मजा आए। हाँ, एक और आइडिया है। कहो। क्यों ना हम आंखें मूंद कर बैठ जाएं और सोच लें कि शाम हो गई है। सच्चाई से आंखें मूंद लेने का ये मतलब तो नहीं होता कि उसका वजूद खत्म हो गया। मैना चुप। क्यों, अब क्या हुआ? मानसकंद। तोते, क्या तुम कहानियों वाले रिवायती देव हो गए जो आदमी की बू पाकर उसे खाने के लिए भड़क उठता है? अरे आज के आदमी को कोई और नहीं, खुद उसके अंदर का देव खा रहा है। मेरी बात जाने दो, मैं तो यूं भी वेजिटेरियन हूँ। अरे, ये तो दो आदमी हैं। हाँ, एक पूरब से आ रहा है और दूसरा पश्चिम से। इनके सर पर क्या है? गठड़ी। काश हम इन्हें खोल कर देख सकते। आहिस्ता बोलो मैना, आहिस्ता बोलो। अरे वो करीब आ गए हैं और हमारी बातें सुनकर भड़क सकते हैं। अमजद, अरे अजहर, तुम? क्या अजीब इत्तेफाक है कि हम फिर मिल गए। हाँ, अगरचे हम दोनों मुख्तलिफ सिमतों में चले थे। आज साबित हो गया दुनिया गोल है। पता नहीं दुनिया गोल है या फिर हम एक दायरे में घूम रहे हैं। यही दायरा तो हमारी दुनिया है। तो फिर इस तरह हाँपने से क्या फायदा? चलो वापस चलते हैं। चलेंगे, जल्दी क्या है? बहुत कड़ी धूप है। थोड़ी देर मैं इस घने पेड़ की छांव में सोना चाहता हूं। ये घनी छांव? नहीं नहीं, ये छांव नहीं, ये अंधेरा है, घुटन है। इसमें मेरा दम घुट जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? ये बेकरां आसमान, मैं थोड़ी देर इस घनी छांव से परे इस आजाद धूप में लेटकर अपनी कमर सीधी करना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी। तुमने कुछ सुना? हाँ, है ना अजीब बात? हाँ, मौसम एक, वक्त एक, मगर एक कड़ी धूप का मारा है और दूसरा घनी छांव का। मगर इस रात से पर्दा कैसे उठे? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उनकी गठड़ी पार कर दोगे। क्या इनकी गठड़ियों में इनका माजी होगा? हर इंसान की गठड़ी में उसके माजी के सिवा क्या होता है? इस बेकार बोझ को उठाए फिरने से फायदा? इंसान की फितरत। चंद पुराने कपड़ों की तरह उसकी कुछ यादें भी बहुत अजीज होती हैं, जिनके जख्मों कभी सूखने नहीं देता। ठीक कहती हो। अरे वो लोग तो सो गए शायद। हाँ, जाओ उनकी गठड़ियां पार कर लाओ। तुम नहीं चलोगी? नहीं, तुम ही जाओ, तुम्हारी चोंच बहुत मजबूत है। मगर तुम मेरी चोंच तक कहाँ पहुँच गई? तुमने देखा नहीं, इस दुनिया में जिसकी चोंच जितनी मजबूत होती है वो उतनी ही बड़ी चोरी करता है। अगर मेरी चोंच मजबूत है तो तुम्हारी चोंच बहुत लंबी है। जहाँ मौका मिला जातियात पर उतर आती हो। ये इस दौर की देन है प्यारे। हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अलावा करते भी क्या है? तुम बड़बड़ाती रहो, मैं उनकी गठड़ियां लाता हूँ। ले आए? हाँ। जल्दी खोलो। ये किसकी गठड़ी है? अमजद की। शमशाद, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। मियाँ बड़ी सी दावत करो, चांद सा बेटा हुआ है। दावत भी होगी और बहुत जल्द होगी। नाम सोचा है बेटे का? सोचा क्या, रख भी लिया, अमजद। अच्छा नाम है। नाम का क्या अच्छा बुरा, वो तो एक लेबल है। हाँ, मैं उसे
आइडियल इंसान बनाना चाहता हूँ। जोसेफ, मैंने अपने बारे में बहुत से ख्वाब देखे थे। मैं बहुत कुछ बनना चाहता था, पर कुछ भी तो न बन सका। अब मेरी यही कोशिश होगी कि अमजद मेरे हर ख्वाब की ताबीर बन जाए। मगर शमशाद, वो कहो। तुम जो कुछ अमजद को बनाना चाहते हो, मुमकिन है उसका जहन उसके लिए तैयार ना हो? हर बच्चे का जहन एक बगैर जुता हुआ खेत होता है। अगर जरा सी मेहनत और तवज्जो की जाए तो उससे हर शय उगाई जा सकती है। अगर ऐसा होता तो हर खेत से जाफरान उग सकता। अमजद मेरा खून है और मेरे ख्वाब उसे विरासत में मिले, उसका खून में है। अमजद मेरा पहला बच्चा है, गालिबन आखिरी भी। मैं उसकी तरबियत के लिए अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ करना चाहता हूँ। तरबियत करने को कौन मना करता है, मगर खुदा के लिए उससे जोंक बनकर चिपक ना जाना। मैं उसके लिए रोशनी का एक मीनार बनना चाहता हूँ, जिसकी रोशनी में वो अपना रोशन मुस्तकबिल देख सके। तुम रोशनी का मीनार जरूर बनो, मगर अमजद की उंगली पकड़कर किसी मंजिल की निशानदेही मत करना। मैं क्या करूंगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो। छोड़ दिया, मगर तुम दावत का ख्याल मत छोड़ देना। वो नहीं छोड़ूंगा, इस पर हम दोनों ही मुत्तफिक हैं। डैडी, ये नहीं, मैं तस्वीरों वाली किताब लूंगा। तस्वीरें तो इसमें भी हैं। ये नहीं, जिनमें जानवरों की बड़ी बड़ी और रंगीन तस्वीरें हों। जानवरों में क्या रखा है? हम आदमी हैं बेटे, और हमें आदमियों के बारे में ही जानना चाहिए। मगर मुझे जानवर अच्छे लगते हैं। आसिफ के पास बहुत अच्छी किताब है। ये गलत बात है। जब तुम्हारे डैडी को जानवर अच्छे नहीं लगते तो तुम्हें क्यों लगते? बोलो ना बेटे। जी, क्या बोलूं? तुम्हें जानवर अच्छे नहीं लगते। तुम्हें जानवर अच्छे नहीं लगते? तुम्हें नहीं, मुझे जानवर अच्छे नहीं लगते। मुझे जानवर अच्छे नहीं लगते। डैडी, मैं नीचे जाऊं? नीचे जाकर क्या करोगे? डैडी, मैं आसिफ के साथ खेलूंगा। नहीं, अब्दुल के साथ। वो तो खेलता ही नहीं, बस पार्क में बैठ जाता है। तुम भी बैठे रहा करो। ज्यादा उछलने कूदने से चोट का डर होता है। इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए ताजा हवा चाहिए, और वो तुम्हें पार्क में मिल जाती है। अच्छा डैडी। शाबाश बेटे। हाँ अमजद मियां, परसों आपकी बर्थडे है ना? बताओ तुम्हें क्या तोहफा दें? आप ला देंगे? जरूर। आप हमें क्रिकेट सेट ला दीजिएगा। अरे नहीं बेटे, बड़ा गंदा खेल है, सुबह से शाम तक दिन जाया होता है। मगर हम तो शाम को खेलेंगे। उसमें चोट लगने का डर होता है। गेंद मुंह पर लग सकती है, आदमी की सूरत बिगड़ सकती है। सर पर लग जाए बेटे तो आदमी मर भी सकता है। मगर इतने लोग जो खेलते हैं। उनके पास बहुत फालतू वक्त है। हमें अच्छे लोगों की मिसाल सामने रखनी चाहिए। जी ठीक है। अब बताओ क्या लोगे? जो आपका दिल चाहे। शाबाश बेटे। अच्छा कोई पोएम तो सुनाओ। जी अच्छा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। 5 बज गए। जाओ बेटे, अब्दुल को लेकर पार्क में जाओ। जी अच्छा। ये कैसी किताबें हैं तुम्हारे पास आसिफ? कॉमिक्स हैं, इनमें बड़े मजे की कहानियां हैं। मुझे भी सुनाओ। तुम ले लो, मुझे पढ़कर वापस कर देना। नहीं, अगर मेरे डैडी ने देख लिया तो नाराज होंगे। मगर क्यों? मेरे पापा तो मुझे खुद कॉमिक्स लाकर देते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। पता नहीं, मुझे तो जब पढ़ते पढ़ते देर हो जाती है तो पापा खुद ही कहते हैं जाओ अब खेलो। मगर मेरे पापा नहीं कहते। और शाम को जब मैं सोने लगता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बड़े मजे मजे की कहानियाँ सुनाती हैं। अच्छा। और तुम्हारी मम्मी? नहीं, वो कुछ नहीं सुनाती। वो मुझसे पोएम सुनती है या टेबल्स।
फिर मैं आंखें बंद करके लेट जाता हूँ तो समझती है कि मैं सो गया हूँ। अभी थोड़ी देर में मेरे पापा भी आएंगे पार्क में। वो मुझे बाउलिंग करना सिखाएंगे। तुम भी खेलोगे? मेरे पापा कहते हैं कि क्रिकेट से चोट लग जाती है। मेरे पापा कहते हैं कि चोट बहादुर लोगों को ही लगती है। मैं थोड़ी देर तुम्हारे कॉमिक्स देख लूं? मैं कहता हूँ ना कि घर ले जाओ। इसमें एक बहादुर कुत्ते की कहानी है जो अपने मालिक की जान बचाता है। अच्छा, हाँ आसिफ, जब तुम कल पार्क में आओ तो अपना कुत्ता भी साथ लाना। जरूर लाऊंगा। वो काटता तो नहीं? नहीं, मैं उसे तुम्हारी गोद में बिठा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। मगर वो काटेगा नहीं। अच्छा, पहले मैं उसे छू कर देखूंगा। ठीक है, उसके बाल बहुत मुलायम हैं। आसिफ, कल तुम अपने साथ जानवरों वाली किताब भी लाना। लो, तुम ये कॉमिक्स रख लो। मैं पापा के पास जा रहा हूँ। पापा, पापा। ये हर सब्जेक्ट पे तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों हैं? जवाब दो। पेपर पूरा नहीं होता था। मगर क्यों? मिस जल्दी जल्दी बोलती है और मैं नीट नीट लिखता हूँ। इडियट, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? जवाब दो। मैंने सोचा आप मारेंगे। ओहो, मैंने कभी मारा है तुम्हें? जी नहीं। फिर तुमने क्यों सोचा कि मैं तुम्हें मारूंगा? आपने कहा था ना कि अगर नंबर कम आए तो मैं मारूंगा। पर मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझाया था, पढ़ाया था। मुझे भी आता था, मगर मैं नीट नीट लिख रहा था और उसको चेक भी कर रहा था कि टाइम खत्म हो गया। थोड़ा तेज लिखना था ना। आपने कहा था तेज लिखने से लिखाई खराब हो जाती है। इडियट, मैंने ये तो नहीं कहा था कि पर्चा पूरा भी ना करो। शमशाद, आज मैं जिंदगी का ऐसा उसूल तोड़ रहा हूं जिस पर कायम रहने से मुझे हमेशा सुख मिला है। कैसा उसूल? दोस्ती की जड़ें कितनी ही गहरी क्यों न हो, किसी के मामलात में उस वक्त तक दखल न दो जब तक वो खुद न चाहे। मेरे किसी मामले में दखल देना चाहते हो? हाँ। अगर मैं वैसा ना चाहूं तो? मैं तब भी दखल दूंगा। अगर उससे दोस्ती के शीशे में बाल आ जाए? आ जाए, मगर मैं अपनी ज़मीर का बोझ अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहो। मैं अमजद के बारे में कुछ कहना चाहता था। तुम भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो? अगर मुझे दोस्त कहते हो तो ऐसी बात सोचो भी नहीं। जोसेफ, जिस बच्चे की तरबियत में मैंने दिन रात एक कर दिए, वो क्लास में 20वें नंबर पर आए। अगर तुमने अपने आप को थोड़ा मशगूल रखा होता तो शायद अमजद को कुछ वक्त मिल जाता कि वो अपने दोस्तों से मिल सके, अपने लिए कुछ दिलचस्पियां ढूंढ सके। तुमने तो उससे जीने का हौसला छीन लिया। तुम गलत कहते हो। मैंने उसे हर ठोकर से बचाया। क्यों बचाया शमशाद, क्यों बचाया? जिंदगी फूलों की सेज ही तो नहीं, इसमें कांटे भी हैं। जिंदा रहने के लिए ठोकरें भी बहुत जरूरी होती हैं। ये अजीब मंतक है। तुम्हें तो अजीब ही लगेगी। वो अपने इर्द गिर्द बच्चों को कह कहे लगाते, किलकारियां भरते देखता है, मगर वो खुद गुमसुम है, क्योंकि तुमने कहा कह कहे लगाना बदतमीजी है। वो खेल नहीं सकता क्योंकि इसमें चोट लगने का डर है। तुम नहीं जानते जोसेफ, बचपन में हॉकी खेलते वक्त मेरे बाएं बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। और तुमने सोच लिया जो बच्चा खेलेगा उसका हाथ जरूर टूटेगा। ये जरूरी तो नहीं, मगर इसका इम्कान तो है। चोट से ज्यादा खतरनाक चोट का डर होता है जो तुमने अमजद को दे दिया। ये मामूली बात है। मैं शाम को उसे खेलने के लिए भेज दिया करूंगा, अब्दुल के साथ। अब्दुल के साथ क्यों? क्या उसके हम उम्र दूसरे बच्चे नहीं हैं? वो गरीब हो या अमीर, हर बच्चा अपने माँ बाप का प्यारा होता है। अगर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को तन्हा छोड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अच्छा बाबा, अच्छा, अब मैं उसे तन्हा ही भेज दिया करूंगा। अब खाना लेकर भी अब्दुल को नहीं भेजोगे? क्यों? इसमें क्या बुराई है? बच्चे आपस में मिलजुल कर खाते हैं, एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, मगर अब्दुल
अमजद के सर पर जल्लाद की तरह सवार रहता है। सॉरी जोसेफ, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अमजद को खाना एक डाइट चार्ट के मुताबिक देता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई तब्दीली हो। तुम ये सब करने के बजाय उसे उसका एतमाद वापस कर दो। उसे यकीन दिला दो कि वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अगर तुम्हारी इस लंबी चौड़ी तकरीर का मतलब ये है कि मैं अमजद को बेलगाम छोड़ दूं, तो मैं माफी चाहता हूं। तोते, हाँ मैना। क्या तुम अमजद के बचपन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते? मैं अब नहीं सुन सकती। मैं भी यही सोच रहा था। इंटरव्यू में क्या रहा? मैं कामयाब नहीं हो सका। क्यों? मैं क्या कह सकता हूं? तुमने सवालों के जवाब दिए? अपनी तरफ से तो दिए। सही या गलत? जानबूझकर गलत जवाब देते हुए तो मैंने किसी को देखा नहीं। बाद में किसी से तो पूछा होगा, तुम्हारे जवाब सही थे या गलत? सही थे। तो फिर तुम लिए क्यों नहीं गए? चलते वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने इतना कहा था कि जिस इल्म की बुनियाद एतमाद पर न हो वो बेकार है। मगर तुम्हारा एतमाद कहां गया? मेरा एतमाद बचपन के आंगन के किस कोने में दफन है डैडी, मैं खुद भी नहीं जानता। मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था अमजद, मगर तुम कुछ भी न बन सके। मुझे मेरे बारे में सोचने का मौका तो आपने कभी दिया नहीं। मैं कुछ बना हूं या बिगड़ा ये भी आप ही जानते होंगे। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी मैंने, उसका ये इनाम दे रहे हो? अगर मेरे अल्फाज आपको नागवार गुजरे हो तो इसके लिए माफी चाहता हूं। अब तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? यही तो ट्रेजेडी है डैडी। मैं जब भी अपने बारे में सोचता हूं तो न जाने कहां से अंधेरे सिमट आती हैं और उनमें मेरा वजूद गुम हो जाता है। जब तक कोई बड़ी मुलाजमत नहीं मिलती, कोई छोटी नौकरी ही कर लो। ठीक, कल तुम मोहन के पास चले जाना। कौन मोहन? है मेरे मिलने वाले का एक लड़का। अजीब इत्तेफाक है, एक जमाने में मैंने उसके बाप को मुलाजमत दी थी और आज मेरा बेटा छोटी सी मुलाजमत के लिए उसके पास जा रहा है। वक्त की बात है डैडी। हाँ, एक बात अच्छी है कि नौकरी सरकारी है। मियाँ ये सरकारी नौकरी है, इस तरह फाइलों में सर खपाने से कुछ नहीं मिलेगा। जी? मेरा नाम अजहर है, इसी दफ्तर में काम करता हूं। एकदम आवारा निकम्मा। मेरा बाप अपने वक्त का सबसे बड़ा रिश्वतखोर था और एक लंबी सी रिश्वत देकर उसने मुझे ये मुलाजमत दिलवाई है। जहां तक नौकरी का सवाल है, मैं आपसे ठीक 3 महीने सीनियर हूं। अब आपकी तारीफ। जी, मुझे अमजद कहते हैं और मैं पिछले 3 दिनों से इस दफ्तर में मुलाजिम हो। जी। तुमने किसी को दिल दिया है? जी नहीं। मैं आजकल दिल देने की जी तोड़ कोशिश कर रहा हूं। कौन है वो? मिस जीवन, यानी जिंदगी, मेरी जिंदगी। आपका मतलब है? बड़े साहब की स्टेनो है ना, करारी औरत। ये सब आप ही जाने, मैं इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। इश्क कराने और करने में तो मैंने डिग्री ली है। ये डिग्री कहाँ मिलती है? तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में। मियाँ पढ़ते पढ़ाते तो चंद बेवकूफ हैं, बाकी इश्क के पैंतरे सिखाते हैं। तो मैं फिर तीसरी किस्म का बेवकूफ हूँ। मैं न ठीक से पढ़ ही सका और न ही इश्क किया। मुझे पहली ही नजर में अंदाजा हो गया था कि तुम
कामयाब नस्ल हो। अरे हाँ, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? 4:15। मेरी घड़ी में तो 4:10। मैंने इतनी एक्यूरेट घड़ी आज तक नहीं देखी, कभी आगे कभी पीछे। मिस जीवन डिक्टेशन लेकर आ गई होंगी। मैं चला इश्क करने। बेस्ट ऑफ लक। मैना, क्या ये वही अजहर नहीं है जो इस पेड़ के नीचे सो रहा है? वही है। जब तुम अमजद के बचपन के औराक उलट रहे थे, मैंने चुपके से दूसरी गठरी भी खोल ली थी। औरत कितनी ही पढ़ लिख जाए, औरत ही रहती है। मर्द कितना ही आजाद ख्याल बने, ताना देने से बाज नहीं आता। अरे अरे, हम लोग भी इंसानों की तरह झगड़ने लगे। सोबत का असर। ये अजहर कौन है? एक काम सा बच्चा जिसने एक अच्छे खाते पीते घराने में आंख खोली। क्या उसके माँ बाप भी अमजद के माँ बाप की तरह थे? उसके माँ बाप थे ही कहाँ। एक शख्स जो उसका बाप कहलाता था, लाल फीते के सहारे माल बटोरता रहा। दिखना तो बहुत दूर की बात है, उसे ये सोचने की फुर्सत भी ना मिली कि उसके एक बेटा है जो उसकी ममता का प्यासा है। और उसकी माँ हर नौदौलती की तरह बच्चे को आया कि गोद में डालकर रिश्वत का माल जुए में हारती रही। और अजहर जिस तरह से और कीड़े मकोड़े पल जाते हैं, वो भी पल गया। इतनी महरूमियों के बावजूद है बहुत खुशमिजाज। मिस जीवन, आपके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। मैंने तो सुना है तुम ये जुमला बहुत सी लड़कियों से कह चुके हो। आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह बहुत सी मुश्किलों से गुजरने के बाद इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है, इसी तरह मैं उन लड़कियों से गुजरकर आप तक पहुंचा हूं। अभी कुछ और रुक जाइए, क्या पता आपको मंजिल कहीं और आगे नजर आने लगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे अरमानों का साहिल अब आ गया है। आपके जज्बात बेलगाम घोड़े हैं, जरा रुकिए तो, वो अभी दुल्की चलते नजर आएंगे। मैं आपको अपनी मोहब्बत का किस तरह यकीन दिलाऊं? खामोश रहकर। ये किस तरह मुमकिन है? मैं खामोश मोहब्बत का कायल नहीं हूं। तो फिर कहते रहिए। मगर आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब चाहते हैं आप? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अगर मैं ये कह भी दूं तो आपको इससे क्या मिलेगा? अब मैं इसके फौरन बाद आपसे शादी की दरख्वास्त करूंगा। मैं उसे फौरन नामंजूर कर दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? आखिर मेरे अंदर क्या कमी है? हाँ, सूरत शक्ल तुम्हारी ठीक है, हाथ पैर के भी अच्छे हो, तालीम है, नौकरी है। अजहर, जानते हो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम जीवन क्यों रखा? उन्हें अच्छा लगा होगा। नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जिंदगी की रूह की गहराइयों में झांक सकूं। है? तुमने ऐसा किया तो नहीं? क्यों? वहां बहुत हौलनाक सन्नाटे सांस लेते हैं, ऐसी गहरी दलदल है। वहां अगर कोई डूब जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। तुम ऐसी बातें भी कर लेते हो अजहर? हाँ, मगर करना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ तुम्हारी आत्मा प्यासी है। ये प्यास क्यों नहीं बुझती मिस जीवन? इसकी दो सूरतें हैं अजहर। वो क्या? एक तो ये कि तुम अपने बचपन का सफर फिर से किसी प्यार भरे माहौल से शुरू करो। ये मेरे इख्तियार में कहा। तो फिर एक ऐसी औरत तलाश करो जो सरापा ममता हो, बेगरज हो। क्या कोई ऐसी औरत भी है? ऐसी औरतें कम हैं, मगर नापैद नहीं। वो तुम नहीं हो? नहीं,
मैं फिर उससे तलाश करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज से हम अच्छे दोस्त हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे मुझे तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा लगता है। कौन, अमजद? हाँ। अमजद साहब। जी। अरे आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे तकलीफ की आपने? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी, फरमाइए। आप इस कदर गुमसुम क्यों रहते हैं? जी नहीं तो। देखिए ना, लोग मुझसे इतना बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते हैं और आपने मुझसे कभी बात भी नहीं की। वो बात ये है कि कोई काम तो था नहीं। अमजद साहब, जिंदगी महज एक कारोबार तो नहीं। बगैर किसी वजह के भी लोगों से मिलना सीखिए। जी, कोशिश करूंगा। आप गलत कह रहे हैं। क्या? आप कोशिश नहीं करेंगे। ये आप किस तरह कह सकती हैं? कोशिश का ताल्लुक हिम्मत से है और पहल करने की हिम्मत आप में नहीं है। मुझे इकरार है। फिर आपने ये क्यों कहा था कि आप कोशिश करेंगे? आपका दिल रखने के लिए। आपको मेरे दिल का ख्याल है? पता नहीं। आप मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे? कह नहीं सकता। अगर मैं आपसे मिलती रहूं? आपकी मर्जी। आपको खुशी होगी? शायद। अगर मैं आपसे ना मिलूं? आपकी मर्जी। आपको दुख होगा? शायद। आप कोई बात भी यकीन से कह सकते हैं? शायद नहीं। शाम हो गई है। तुम जल्दी से इन कटोरियों को समेट दो, मैं इनके सराहने रखाऊंगा। रखाओ। एक बात करें? क्या? मैं अमजद की गठड़ी अजहर के सराहने और अजहर की गठड़ी अमजद के सराहने रखाता हूँ। इससे क्या होगा? इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। इनमें से सुखी तो कोई भी नहीं है। बस फर्क इतना पड़ेगा कि अगली दफा अमजद घनी छांव में सो जाएगा और अजहर कड़ी धूप में। क्या ये हमेशा इसी दायरे में घूमते रहेंगे? हाँ, एक जीवन से भागेगा और एक जीवन के पीछे, एक ना खत्म होने वाली दौड़। मैं गठड़ियां रखाऊं तो फिर चलें। हाँ, सांझ हो गई है, पंछी घर लौट रहे हैं, हम भी लौट चले। कड़ी धूप घनी छांव। अभी आपने श्री आफाक अहमद का लिखा ये नाटक सुना। इसके निर्देशक थे श्री मनोहर परोथी। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री मोतीलाल कचरू। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विजय सूरी, जेसी भारती, महेश शर्मा, वीना गेंड, रीता जितेंद्र, कंचन केसरी, डिम्पल भसीन और मनोहर परोथी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी श्रीनगर द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।